हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स। जैसा कि दोस्तों कल जो है बताया गया था, हिंदी वर्णमाला के विषय में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन बताए गए थे। लेकिन आज से वीडियो जो है वर्णमाला का विस्तार अध्ययन करेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 इतने भाग में हम पढ़ेंगे। और चलो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या होती हैं, इसकी कितनी इकाइयाँ होती हैं, भाषा क्या है, थोड़ा सा भाषा इसमें भी पढ़ेंगे हम और देखते चलेंगे। आसानी से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, हिंदी वर्णमाला के भाग 1 पढ़ना हमको। और यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी भाषा की मुख्यतः 3 इकाइयाँ होती हैं। भाषा कोई भी हो, उसकी मुख्यतः 3 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन है? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 इकाइयाँ होती हैं। तो हम देखते हैं। भाषा की बताया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। भाषा की है यहाँ की सबसे छोटी इकाई हम इकाई पढ़ेंगे पहले, उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं। इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्यान दीजिए, ध्वनि मतलब होता है आवाज़। ध्वनि मतलब होता है आवाज़, और आवाज़ को ही हम ध्वनि कहते हैं। यदि इसी ध्वनि को लिख दिया जाए, ध्वनि का लिखित रूप हो जाए, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है भैया? वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक। तो अगर ध्वनि को, आवाज़ को लिख दिया जाए तो इसका लिखित रूप ही हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक। और ध्यान दीजिए, वर्ण ही भाषा की पहली इकाई होती है, यही माना जाता है। भाषा तो लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण भी होता है। लेकिन किस आधार पे, इसको भी जाना जाएगा। हालांकि हम भाषा नहीं पढ़ाएं, भाषा अगले वीडियो में बताया जाएगा। भाषा किस शब्द से आया है, भाषा का अर्थ क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन किस आधार पे? आधार भी होगा। यदि आपसे पूछा जाए केवल साधारण में, वैसे ही उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि पूछ लिया जाए, तब आप बता देंगे ध्वनि। क्या है? ध्वनि है। ठीक। यदि बेटा पूछा जाए कि बताइए लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे? वर्ण। क्योंकि यदि ध्वनि को लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। फिर अगर यदि आपसे पूछा जाए, बात यह है कि अर्थ के आधार पर, मामला यहाँ बदल जाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे हम शब्द है। शब्द। क्यों? इसका हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जानेंगे कैसे? कि देखिए, वर्ण जो है और शब्द है और वाक्य है। भाषा की 3 ही इकाइयाँ हैं। भाषा की मात्र 3 इकाइयाँ हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। जब 3 ही इकाइयाँ हैं तो इसका मतलब है कि वर्ण ही सबसे छोटा इकाई है। और वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता।
अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? आप देख लीजिए, जैसे हम केवल रा कह दें तो रा का मतलब ही केवल रा होगा और कुछ तो हो नहीं जाएगा, ये कोई अर्थ तो दे नहीं देगा। अब मान लीजिए हम यहाँ बड़ा आ लिख दें और ये आधा रा है, चलिए बड़ा आ लिख दिए और फिर यहाँ माँ लिख दिए तो क्या बन जाएगा भाई? ये क्या बन जाएगा? आधा रा का तो कोई अर्थ नहीं होगा। बड़ा आ केवल अकेले आए तो अर्थ नहीं होगा, माँ केवल अकेले आए तो कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? राम। क्या बन जाएगा? ये राम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब यह एक शब्द हो गया, अर्थ दे रहा है, किसी का नाम है। वैसे ही यदि हम यहाँ लिख दें का और यहाँ पर हम लिख दें अलग से आ, अलग से माँ लिख दें तो यहाँ अलग से छोटा आया या बड़ा आ का कोई अर्थ नहीं होगा, अलग से का अर्थ नहीं होगा, अलग से माँ का अर्थ नहीं होगा। लेकिन मिला देंगे तो बन जाएगा क्या? काम। और काम का मतलब आप जानते हैं इंग्लिश में वर्क, हिंदी में काम, कार्य होता है कि नहीं, काज ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वर्ण जब शब्द में बदलते हैं तब वो अपना क्या देते हैं? अर्थ। इसका मतलब हुआ कि वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। अर्थ शुरू कहाँ से होता है? शब्द से। अर्थ कहाँ से शुरू होता है? शब्द से। इसीलिए जब वर्ण को छोड़ेंगे, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ शुरू होता है वर्ण से। तो इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे? शब्द बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पे क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। लेकिन साधारण में यदि पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब तो आप वर्ण बताएंगे ही बताएंगे। हम बता रहे थे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा की वर्णमाला में ही पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए बी सी डी करके दे देगा, आपको चुनना होगा क्या? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। लेकिन ऐसे ही केवल सिंपल में पूछ ले तो समझ लीजिएगा इसका मतलब है कि लेखन वाला पूछ रहा है, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। फिर यदि आपसे पूछ लिए कि बताइए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द हो जाएगा। तब यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, क्योंकि कई शब्द मिलकर के क्या बना देते हैं? वाक्य बना देते हैं। उपवाक्यों से वाक्य बनता है। ठीक। हमको मेन ध्येय हमको केवल यही है, हमको यही जानना है इसमें कि भाई वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है और वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ हमको करना है। जब भाषा पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें बता देंगे, हम वाक्य पढ़ाएंगे तब भी बता देंगे सारी चीज़ें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटा दें, आप नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए ठीक है। स्क्रीनशॉट तो जो वीडियो देखेंगे बोलेंगे आप लोग जो है क्या करेंगे? नोट ही करेंगे, यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। चलिए आगे चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं। अब क्या है कि वर्ण क्या है? वर्ण एक छोटी सी ध्वनि है। वर्ण एक छोटी सी ध्वनि है जिसे लिख देने पर क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसे खंडित नहीं किया जा सकता। अब वैसे ही हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनके सुव्यवस्थित किया गया, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, ठीक ना। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध क्या है? अध्ययन। क्रमबद्ध वर्णों का यहाँ लिखना था। क्रमबद्ध वर्णों का अध्ययन, वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है।
वर्णमाला कहलाता है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं। बात आती है क्वेश्चन क्या यहाँ से बनता है, तो परिभाषा में आ जाएगा आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जनक किसे कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के जनक किसे कहा जाता है। जनक तो आप लिख लेंगे जॉन गिल क्राइस्ट, जॉन गिल क्राइस्ट इनको कहा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, हिंदी वर्णमाला का जनक कहा जाता है जॉन गिल क्राइस्ट को। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला के जनक किसे कहा जाता है। जबकि ये अंग्रेज थे जॉन गिल क्राइस्ट, लेकिन इन्हें हिंदी वर्णमाला का जनक कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखा था क्या, एक था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हिंदुस्तानी ग्रामर। ये हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी ग्रामर का पहली पुस्तक है। और किसने लिखा था, ठीक ना, तो किसने लिखा था, जॉन गिल क्राइस्ट ने लिखा था। जॉन गिल क्राइस्ट ने लिखा था। ये हो गया। अब जो है यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पाणिनि, हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी के पाणिनि, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के जनक कहलाते हैं कौन, पाणिनि। और हिंदी के पाणिनि कौन कहलाते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, ये भी जानिएगा, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है इन्हें, ठीक ना। यहाँ सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ आप लिख लेना, हिंदी के पाणिनि कौन कहलाते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहलाते हैं, ठीक। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के जनक कहलाते हैं कौन, पाणिनि, ठीक। तो इसलिए जो है हिंदी की पाणिनि कौन कहलाता है, किसे कहा जाता है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। क्योंकि ये व्याकरणाचार्य थे, ठीक, इन्होंने क्रमबद्ध करके दिया है वर्णमाला को, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। आगे चलें, हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। अब जो है वर्णमाला जान गए, वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन, व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है कि टोटल वर्णों का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में हम जानते हैं टोटल वर्ण यानी सभी वर्ण कितने हैं, सभी वर्ण कितने हैं आप जानते हैं कि 52 हैं, 52 हैं। तो कुछ तो हैं व्यंजन कहलाते हैं, कुछ हैं स्वर कहलाते हैं, कुछ है ना तो स्वर कहलाते हैं ना तो व्यंजन कहा जा सकता उन्हें। लेकिन फिर भी तो वर्ण तो है, अगर लिख दिया जाए तो वर्ण कहलाएगा ही, लिख दिया जाए तो वह वर्ण कहलाएगा। तो इसलिए जो है आप हेडिंग डालेंगे, टोटल वर्ण कितने हैं, 52। थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ही अगर पूछा जाए स्वर कितने हैं, स्वर, सभी स्वर कितने हैं, तो 11, एकदम क्लियर, 11 से ज़्यादा स्वर है ही नहीं, ठीक। यदि आपसे व्यंजन पूछा जाए तो एकदम ये शुरुआती दौर का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, व्यंजन पूछा जाए तो 33 ही हैं, एकदम क्लियर, 33 से ज़्यादा व्यंजन है ही नहीं, यानी ये आप लगाएंगे नहीं। व्यंजन तो हैं और प्रकार के, लेकिन क्वेश्चन में आप 33 से ज़्यादा लगाएंगे नहीं कि व्यंजन 33 के अलावा भी हैं, ठीक। ये है। यदि हिंदी वर्णमाला में पूछे अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो अयोगवाह आप भी वो भी बताएंगे, 2 हैं, 2। तो 2 और कौन कौन हैं, अंग है और आहा है, जिसको आप कहते हैं अंग और आहा, जिसका प्रतीक दिया जाता है अनुस्वार और विसर्ग का, अनुस्वार और विसर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको अनुस्वार, इसको विसर्ग कहते हैं, ये जानिएगा, ठीक। ये है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण 52 हैं, स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, अयोगवाह 2 हैं। इतना हम शुरुआती दौर में देख लेंगे।
इसका क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं वर्ण 52 जो हैं, 52 वर्ण वो कौन कौन हैं। फिर इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होने चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम स्वर लिख देते हैं। स्वर कौन कौन में आएगा? छोटा आ, बड़ा आ जान ही रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, और इसके बाद क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। बस बड़ी री भी है लेकिन संस्कृत वर्णमाला में है। ठीक, ये है। और यदि व्यंजन की बात आए, अब यहाँ स्वर हो गया, अब बताइए इसी के बाद हम लिख देते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अंग और आहा है, अंग और आहा है। इसको हम क्यों अयोगवाह कहेंगे, स्वर क्यों नहीं कह दिए? इसका भी बात बचेगा तो आगे हम बताएंगे, इसको लिखवा भी देंगे। चलिए हालांकि समझ लीजिए, ये लिखा तो गया है स्वर की तरह, लिखा तो गया है किसकी तरह? स्वर की तरह, अंग, लेकिन इसका उच्चारण जब करेंगे तो मुख से व्यंजन का भी आवाज़ आ रहा है, अंग आ रहा कि नहीं? तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे भैया? ना तो स्वर कहेंगे ना तो व्यंजन, यानी स्वर की तरह लिखा गया है और व्यंजन की इसमें ध्वनि आ रही है। इसलिए क्या होगा, इसको ना तो हम क्लियर रूप से स्वर में रख सकते हैं, ना तो स्वतंत्र इसको हम व्यंजन में रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी में नहीं रख सकते। ठीक, वो ऐसे ही आहा, तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसको भी लिखा गया है किसकी तरह? स्वर की तरह, लेकिन उच्चारण करेंगे तो हा का उच्चारण हो रहा है, अर्थात व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। इसलिए इसको हम स्वतंत्र रूप से स्वर में नहीं रख सकते, ना तो स्वतंत्र रूप से व्यंजन में रख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या? ये दोनों में अयोग है। ये दोनों में क्या है? अयोग, यानी ना तो हम स्वर में जोड़ सकते हैं ना तो हम व्यंजन में जोड़ सकते हैं। ये दोनों में क्या है? अयोग है, किसी में नहीं जोड़ सकते हम स्वतंत्र रूप से। लेकिन फिर भी ये क्या करता है? वाहन करता है, वाहन। फिर भी ये क्या करता है? वाहन करता है किसका? अर्थ का। क्यों? अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम यहाँ दें शंख लिख दें, यदि यहाँ से हटा दें सख हो जाएगा, यानी अर्थ नहीं दे। जैसे यहाँ पर देखिए फंक अगर लिखें तो फंक हो जाएगा, यहाँ से हटा दें। जैसे यहाँ हम लिखें अतः, तो यहाँ हटा दीजिए इसको, विसर्ग को, तो इसके बिना अधूरा हो जाएगा, ये सब बन जाएगा अत, है ना। ये स्वतः लिखें, ये अगर इसके बगल से बिंदु हटा दें यानी विसर्ग हटा दें तो बन जाएगा स्वत, अर्थ अधूरा हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये अर्थ दे रहा है, इसलिए अर्थ का वहन कर रहा है। तो वाह माने क्या होता है? वहन करना। वाह माने वहन करना, वो भी किसका वहन करना? अर्थ का वहन करना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? अयोग तो है ही, लेकिन किसका वहन कर रहा है? ये किसका वहन कर रहा है? अर्थ का। इसलिए होगा अयोगवाह, जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? अयोगवाह। अयोग में वाह जुड़ जाएगा, बन जाएगा अयोगवाह। तो हिंदी में अयोगवाह कितने हैं? मात्र 2 हैं, अंग और आहा। ये बात समझ में आई? अब देखते हैं हम, ये स्वर हो गए और व्यंजन भी हम देख लेते हैं। इसको मिटा दें बेटा, चलो मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिए तब मिटा। चलिए आगे चला, तो व्यंजन हम देख लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन को हमारे 5 वर्ग में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि 5 वर्ग में रखा गया है। 5 वर्ग में रखा गया है। व्यंजन के 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कचट तप, हमने ये ट्रिक भी बताया था, अगर सीरियल इसका ना याद रहे तो कचट तप याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। या कचोटता प्यार, ये भी बताए थे। तो क्या होगा आपका? यहाँ सबसे पहले का वर्ग हो जाएगा,
का वर्ग, का वर्ग में का आ जाएगा, खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, घा अंगा। हम इसको जल्दी जल्दी लिख दें, पहले सब लोग जान रहे हैं। चा, छा, जा, झा और क्या होगा यहाँ। और टा वर्ग में टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में आ जाएगा ता, था, दा, धा, ना। और इसके बाद आपका अंतिम वर्ग है पा, फा, बा, भा, मा हो गए। ये तो वर्ग हो गए, वर्ग के अक्षर हो गए 25, ये हो गए 25 हो जाएंगे भैया। गिन लीजिए 5 हैं, 5 में 5 5 अक्षर 25 हो गए। इसको कहते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। आगे ये सब प्रकार में बताया जाएगा, प्रकार में। अभी तो हमको गिनना है। ये होगा आपका जो है व्यंजन वर्ग हो गए, व्यंजन वर्ग हो गए। अब इसके बाद भी और भी अक्षर हैं जो आपके हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन भी आएगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? तीनों सा और हा है, यानी बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, ये होगा। फिर इसके बाद आपका है संयुक्त व्यंजन। ये सभी व्यंजन के प्रकार हम बताएंगे आगे। संयुक्त व्यंजन छत, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये है। और फिर इसके बाद जो है आपका है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में कौन कौन है? ड़ा है और ढ़ा है, ड़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा, ये द्विगुण व्यंजन में आएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये अक्षर होते हैं। ज़रा गिनते हैं इसको, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 52 ठीक हो गए। 52 पूरा वर्णों की संख्या कितने हैं? 52। लेकिन आपके हिंदी वर्णमाला में किसको बाहर कर दिया गया? द्विगुण व्यंजन को। देखिए संयुक्त व्यंजन में छत, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग व्यंजनों से मिलकर, इसलिए इसको भी गणना नहीं किया जाता। ठीक। अब या, रा, लावा की गणना किया जाएगा, तीनों सा का और हा का गणना किया जाएगा, और 25 अक्षरों का इनका गणना किया जाएगा, तो 33 हो जाएगा जोड़ के। इसको देख लीजिएगा। अब आगे हम पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये तो रूपरेखा हो गया आपके हिंदी वर्णमाला के टोटल वर्णों की संख्या का रूप रेखा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका जो है स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर और स्वर का वर्गीकरण। चलिए, ये तो हो गया आपका रूप रेखा। तो स्वर, स्वर यहाँ से पढ़ेंगे, और स्वर किसे कहेंगे भाई? तो स्वर की परिभाषा अगर देना चाहेंगे आप, तो स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। तो परिभाषा आप लोग जान रहे हैं, लिख लेंगे। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र। ये किसी दूसरे वर्ड की सहायता से नहीं बोले जाते, बल्कि ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इसे स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ड, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी
जो बिना किसी दूसरे के सहारा लिए उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर का वर्गीकरण जो किया गया है, वर्गीकरण, तो इसका जो है वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। एक आपका है ह्रस्व स्वर, क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक आपका है दीर्घ स्वर। तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो फंसता है मामला उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व स्वर जो हैं आपके ह्रस्व, इसको हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस स्वर के नाम से? लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम, इसमें हम मिश्रित स्वर भी कहेंगे इसको हम, और संयुक्त स्वर भी इसी में आता है। इसी में संयुक्त स्वर भी आता है, ठीक, ये है। तो लघु स्वर को हम या ह्रस्व स्वर को हम क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे, एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। क्या है कि स्वर को दो भागों में बांटा गया, नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है वैसे ही जान लीजिए, बता दे रहे हैं। ह्रस्व स्वर वे होते हैं, मतलब इनका परिभाषा अगर देना चाहें तो हम ऐसे देंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक। जिनके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रा का समय लगता है इसीलिए एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है इन्हें। अब इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है वे स्वर जो स्वयं में स्वतंत्र हों, किसी दूसरे स्वर की सहायता से ना बने हों, किसी दूसरे स्वर की सहायता से ना बने हों, बल्कि उसी स्वर से सभी स्वर बनाए गए हों, बल्कि उसी स्वर से सभी स्वर बनाए गए हों। 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट दिखा तो रहा है।